स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए, पहले तो हमको पता लगाना है कि ये जो सॉल्यूशन है ये यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। अगर हमारा यूनिक सॉल्यूशन है तो हमको इसे फाइंड आउट करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो इसके साथ ही हम आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी समझेंगे। तो पहले चेक करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन है। देखिए, a1 बाई a2 1/3, b1 बाई b2 -3/-9, ये हुआ 1/3, c1 बाई c2 इज इक्वल टू -3/-2, ये बना 3/2। तो बना क्या, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये किस टाइप का है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस बनेंगी इसकी। तो ये क्या है हमारा, नो सॉल्यूशन। ये पहला पार्ट हमारा यहीं खत्म होता है, क्योंकि अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो ही हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। बट अब ये कौन सा निकला है, नो सॉल्यूशन, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म। अब इसको चेक करते हैं। a1 बाई a2 कितना है, 2/3, b1 बाई b2 कितना है, 1/2, c1 बाई c2 कितना है, 5/8। अब देख लीजिए, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, देयरफॉर इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। और लाइंस कैसी बनेंगी, इंटरसेक्टिंग। ये बना यूनिक सॉल्यूशन। तो अब हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए पहले आप एक कीवर्ड याद कीजिए, 2, 3, 1 और 2। देखिए, और इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक बारी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जनरल फॉर्म का मतलब क्या है कि तीनों के तीनों जो टर्म्स हैं वो एक तरफ होंगी। देखिए, 2x + y - 5 इज इक्वल टू 0, 3x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए, ये मैंने दो चीज़ें करी हैं कि मैं इन दोनों टर्म्स को भी लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया। अब 2, 3, 1, 2 का क्या मतलब है। देखिए, 2, 3, देखिए ये जो है, एक सेकेंड, 2, 3, 1, 2 से मेरा मतलब है कि देखिए, जो ये दोनों टर्म्स हैं ये 1, और जो यहाँ पे 1 और 2 है ये 2, और ये दोनों क्या होंगी, 3। देखिए, इनको मुझे 2, 3, 1, 2 की सीरीज में लिखना है। देखिए, 2 का मतलब 1 और 2, 3 का मतलब -5 और -8, 1 का मतलब 2 और 3, और 2 का मतलब अगेन 1 और 2। देख लीजिए, मैंने सिर्फ इनको 2, 3, 1, 2 की सीरीज में लिखा है। ये वैसे ही क्या है, एक तरीका है इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को थोड़ा सा आसान बनाने का, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पहचान करने का तरीका है। देखिए, पहले मैंने x के दो कोफिशिएंट को 1 नाम दिया, y के दोनों कोफिशिएंट को 2 नाम दिया, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको नाम दिया 3। और फिर मैंने इनको 2, 3, 1, 2 की सीरीज में लिखा, 2, 3, 1, 2। 2 का मतलब y वाले कोफिशिएंट, 3 का मतलब कांस्टेंट टर्म्स, 1 का मतलब x वाले कोफिशिएंट, और अगेन y वाले कोफिशिएंट 2, 2, 3, 1, 2। अब देखिए कि इस 2, 3, 1, 2 की सीरीज को लिखने के बाद हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं लिख रहा हूँ x/y और 1/। देख लीजिए, x के नीचे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y के नीचे इन दोनों का, और कांस्टेंट के नीचे इन दोनों का। देख लीजिए, x के नीचे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 1 × -8 - 2 × -5। देख लीजिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब y के नीचे इन दोनों का -5 × 3 - 2 × -8। देख लीजिए, और कांस्टेंट के नीचे इन दोनों का 2 × 2 - 1 × 3। देख लीजिए, मैंने सिर्फ क्या किया, 2, 3, 1, 2 से बेसिस बना लिया, क्या उसके कोफिशिएंट्स का, उसके बाद उनको डायरेक्टली मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जो इसको एक्चुअल तरीका है वो भी हम कुछ पार्ट्स के बाद कर लेंगे, बट अभी एक बार आप पहचान के लिए इसको इस तरीके से कर लीजिए ताकि आपको थोड़ी समझने में आसानी हो। x के नीचे -8 + 10, y के नीचे -15 + 16, और कांस्टेंट के नीचे 4 - 3। देख लीजिए, अब क्या बनेगा, x/2 सॉल्व करके y/1 और 1/1।
अब देखिए, मुझे एक बार इस x वाली टर्म को और इस कांस्टेंट के साथ इक्वल रखना है, एक बार इस y वाली टर्म को इस कांस्टेंट के साथ इक्वल रखना है। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक बार तो x वाली टर्म को 1/1 यानी कि कांस्टेंट वाली के इक्वल, एक बार y वाली टर्म को इस कांस्टेंट वाली के इक्वल। मैंने क्या किया, इस कांस्टेंट वाली टर्म को दोनों के साथ अलग अलग इक्वेट किया और मेरी दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। x की वैल्यू 2 को इधर लेके जाऊंगा तो 2, y की वैल्यू तो 1 रहेगी। ये है हमारा इसका आंसर। नोट कर लीजिए, जो भी आपको इस पार्ट में थोड़ा सा डाउट रहा है या कुछ क्लियर नहीं हुआ, वो आपको बचे हुए पार्ट्स में अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो डोंट वरी, नोट कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए, थर्ड पार्ट में हमको पहले तो फाइंड आउट करना है कि इसके सॉल्यूशन कितने बनते हैं, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो पहले हम वो चेक करते हैं। a1/a2 क्या होगा, 3/6 यानी कि 1/2। b1/b2 क्या होगा, -5/-10 इज इक्वल टू 1/2। और c1/c2 क्या होगा, 20/40 इज इक्वल टू 1/2। देख लीजिए, तीनों के तीनों ही क्या आ गए, आपस में इक्वल। इसका मतलब ये हमारा जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट, यानी कि सॉल्यूशन कितने बनेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देख लीजिए, अब ये पहला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट तो हमारा पूरा हो चुका है। अब देखिए फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट में भी हमको वही चेक करना है, पहले सॉल्यूशन, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ही हम उसका आगे फर्दर फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पर क्या था, इनफाइनाइट मैनी, तो हमको सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना, क्वेश्चन हमने पहले ही रीड कर रखा है। तो अब यहाँ पर चेक करते हैं कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन है। a1/a2 आपको पता ही होगा 1/3। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो आप प्रीवियस एक्सरसाइज की वीडियो चेक कर सकते हैं। b1/b2 3/-3, सॉरी -3/-3। c1/c2 क्या है, -7/-15। ये क्या हो गया 1 और ये क्या हो गया 7/15। तो इसके अंदर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो हमको अपना अब पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। यही हमारा थर्ड मेथड है। देखिए, अब करते हैं। तो पहले तो देखिए जनरल टर्म, हमारे पास दो बातें हैं क्या, एक तो 2 3 1 2 कीवर्ड, और तीनों की तीनों टर्म्स हमारी एक तरफ होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर ही होनी चाहिए। अब 2 3 1 2 की फॉर्म में लिखते हैं। 2 का मतलब y वाले कोफिशिएंट, -3 -3। 3 का मतलब कांस्टेंट वाले टर्म्स, -7 -15। 1 का मतलब x के कोफिशिएंट 1 और 3, और अगेन 2 -3 और -3। ये मैंने क्या लिखा है, 2 3 1 2। 2 का मतलब y वाले कोफिशिएंट, देख लीजिए, इसको मैंने मेंशन किया है 2, इसको मैंने मेंशन किया है यहाँ 1 लगा के 1, और इसको मैंने क्या मेंशन किया है 3। 2 3 1 2। अब लिखते हैं x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन। देख लीजिए, अब x के नीचे मुझे करना है इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -3 इंटू -15 -7 इंटू -3। देख लीजिए, y के नीचे -7 इंटू 3 -1 इंटू -15। यहाँ पर देखिए, यहाँ y के नीचे मैंने किया है इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और कांस्टेंट के नीचे करूँगा इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू -3 इंटू -3। देख लीजिए, करते हैं अब इसको सोल्व। x अपॉन में 45 -21, y अपॉन में -21 प्लस 15, सॉरी कांस्टेंट अपॉन में -3 प्लस 9, x अपॉन में 24, y अपॉन में -6 और 1 अपॉन में 6। देख लीजिए, क्लियर है। अब इसी के साथ हमारा जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन है वो खत्म हो चुका है, बस मुझे अब इसको सोल्व करना है। एक बार तो मैं कर रहा हूँ x वाले को कांस्टेंट वाले के साथ, और एक बार करूँगा y वाले को कांस्टेंट वाले के साथ। देखिए, x की वैल्यू 24/6 यानी कि 4। देख लीजिए, अब एक बार इसको -6 ये ऊपर चला जाएगा, अपॉन 6, y क्या बना -1। देख लीजिए, x की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब आप इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए,
सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब इन्होंने बोला कि ए और बी की किस वैल्यूज पर, देखिए यहाँ पे ए और बी मेंशन है, इनकी किस वैल्यू पर ये मतलब हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें गिवन क्या है कि इनका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हम है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि तीनों के तीनों कीवर्ड या जो इनका कोफिशिएंट का रिलेशन है ये आपस में क्या होगा, इक्वल। देख लीजिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है ये तीनों आपस में इक्वल है और हमको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक बार हम पुट करते हैं फिर इक्वेट कर देंगे। देखिए 2 अपॉन में a माइनस बी, 3 अपॉन में a प्लस बी, 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस। तो अब देखिए, अब ये तीनों वैल्यूज तो मेरी आ चुकी हैं। अब देखिए तीनों के अंदर ही ए और बी ए और बी ए और बी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम किसको किसके इक्वल रख रहे हैं। तो हमको दो को इक्वल रखना पड़ेगा। तो मैं पहले एक बार इन दोनों को रख रहा हूँ, फिर मैं इन दोनों को रखूंगा। देखिए इन दोनों को रखूंगा तो क्या होगा, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3 इंटू ए माइनस बी, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। अब देखिए a वाले एक तरफ और b वाले एक तरफ, 5b और a की वैल्यू तो मेरे को मिल चुकी है 5b, ये मैं नेक्स्ट वैल्यू में यूज करूंगा। अब एक बार मुझे क्या करना है, इन दोनों को आपस में इक्वल। देख लीजिए 3 अपॉन में a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इज इक्वल टू 7 इंटू a प्लस बी। करते हैं मल्टीप्लीकेशन, 9a प्लस 3b माइनस 6, 7a प्लस 7b। देख लीजिए, अब यहाँ पे एक वाले एक तरफ 9a माइनस 7a इज इक्वल टू 7b माइनस 3b, और मैं 6 को भी इधर ही लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, चलिए 6 को इस तरफ ही रख लेते हैं, कोई फायदा नहीं है उस तरफ लेके जाके। माइनस 6 इज इक्वल टू 7b माइनस 3b, 2a माइनस 6 इज इक्वल टू 4b। अब a की वैल्यू क्या थी, 5b। a की वैल्यू क्या है, 5b। तो मैं यहाँ पर देखिए a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2 इंटू 5b माइनस 6 इज इक्वल टू 4b, 10b माइनस 6 इज इक्वल टू 4b। अब देखिए b को इस तरफ लेके आ रहा हूँ, 6 को उस तरफ, 6b इज इक्वल टू 6, b क्या आ गया 1। b की वैल्यू तो आ चुकी है 1। अब इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। देख लीजिए, पुट वैल्यू b इन इक्वेशन 1। तो 5b इज इक्वल टू a था, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आ गई, 5। a की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। रीड करते हैं इसका सेकंड पार्ट। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इनमें किस k की वैल्यू पर इसका नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन हमको गिवन है। नो सॉल्यूशन का क्या मतलब है, देख लीजिए, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो हमें अगर k की वैल्यू चाहिए तो हम सिर्फ इसी को ही यूज कर सकते हैं, और नॉट इक्वल चाहिए तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। वो हमको देखना पड़ेगा कि किस वैल्यू पर ये पैरेलल है, यानी कि नो सॉल्यूशन है। देख लीजिए, ये हमको गिवन है, ये चीज गिवन है। पुट करते हैं, 3 अपॉन में 2k माइनस 1, 1 अपॉन में k माइनस 1 और 1 अपॉन में 2k माइनस 1, ये तो है नॉट इक्वल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। देखिए 3 अपॉन में 2k माइनस 1, 1 अपॉन में k माइनस 1। सोल्व करते हैं, 3 इंटू k माइनस 1 और 2k माइनस 1, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। 2k को इस तरफ लेकर आते हैं और 3 माइनस 1, k इज इक्वल टू 2। k की क्या वैल्यू आ गई, 2। k की इस 2 पर इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो देख लीजिए, अब आप इसे नोट कर लीजिए, हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आप सबको अच्छे से आता है। उसमें क्या करना है, सिर्फ एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के और दूसरी में पुट करना है, उसमें कुछ भी नहीं है। हम आज करेंगे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए आप इसे,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए पहला तो हमारा काम था कि हमें इसे जनरल सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि तीनों टर्म्स को एक तरफ लिखना है। -9 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक कीवर्ड मैंने आपको बताया था 2 3 1 2। 2 का मतलब क्या है? y के कोफिशिएंट्स। 3 का मतलब कांस्टेंट वाले, 1 का मतलब x के कोफिशिएंट और इस अगेन 2 यानी कि y के कोफिशिएंट्स। देख लीजिए अब हमको क्या करना है, इसे इसके थ्रू क्या निकालना है, अपने x y z की वैल्यू। देखिए x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन, देख लीजिए। अब x के लिए हमको इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि 5 इंटू -4 माइनस -9 इंटू 2। y के लिए इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -9 इंटू 3 माइनस 8 इंटू -4, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और इसके अंदर 8 इंटू 2 दिस माइनस दिस, -5 इंटू 3। देख लीजिए अब इसको सोल्व करते हैं। -20 प्लस 18 -27 प्लस 32, 1 अपॉन में 16 -15। देख लीजिए ये लिखा। अब क्या करना है, एक बार इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। x अपॉन में -2, y अपॉन में 5 और 1 अपॉन में 1। देखिए अब मैं एक बार x वाले को आपस में इक्वल रख रहा हूँ और एक बार y वाले को आपस में इक्वल रख रहा हूँ। x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2 इधर चला गया और y की वैल्यू 5। देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से। अब आप इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। देखिए अब हमें कोई भी, तीनों हमें अलजेब्रिक मेथड पता है, पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब हमको इसमें कोई मेथड पर्टिकुलर नहीं दे रखा, तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा मन करेगा हम उसे यूज़ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। देखिए एक हॉस्टल के कुछ फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, और बाकी जो बचा हुआ चार्ज लगेगा वो पर डे के हिसाब से लगेगा, जितने दिन वो मेस से खाना खाएगा। व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 days, she has to pay 1000 rupees as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. देखिए पहले तो जो हमको फाइंड आउट करना है हम उसे लेट कर लेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो मैंने फिक्स चार्ज को क्या लेट किया, x रुपीज़, और पर डे फूड चार्ज को क्या लेट किया, y रुपीज़। अब मैं क्वेश्चन को दोबारा रीड कर रहा हूँ सेकेंड लाइन से। व्हेन अ स्टूडेंट A टेक्स फूड फॉर 20 days, शी हैज़ टू पे 1000 रुपीज़। अब एक A स्टूडेंट है, उसने 20 दिन खाना लिया, यानी कि x तो उसको लगना ही लगना है, प्लस 20 डेज का खाना लिया उसने टोटल पे करे हैं 1000 रुपये। देख लीजिए अब जो सेकंड है, बी स्टूडेंट ने क्या किया है, 26 दिन के लिए खाना लिया है और उसने पे करे हैं 1180 रुपीज़। देख लीजिए 26 दिन के लिए खाना लिया है, पे करें 1180। अब देखिए अब हमको मेथड किस तरीके से चूज़ करना है, अगर हमें ना कुछ कोई ऑप्शन ना गिवन हो या पर्टिकुलर कुछ ना दे रखा हो। तो देखिए अगर कोफिशिएंट सेम है तो हम सीधा एलिमिनेशन ही कर देंगे। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, बाय एलिमिनेशन मेथड, और मैं कर क्या रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि देखिए दो कोफिशिएंट तो बिल्कुल सेम ही सेम है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ये डायरेक्टली मेरा कैंसिल ही हो जाएगा। देखिए साइन चेंज किया, ये कैंसिल हुआ, यहाँ क्या बचा -6y और यहाँ क्या बचा -180। y कितना बचा -180 अपॉन -6, y कितना बचा 30। जो मेरा फूड का पर डे का चार्ज था वो कितना आ गया 30 रुपये। अब निकाल लेते हैं एक बारी। अब इसको इक्वेशन 1 नाम, इसको इक्वेशन 2। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 करते हैं। x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000, x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600, क्या बचा x 400। x आ गया 400 और
फिक्स चार्ज तो आ गया 400 और पर डे चार्ज आ गया 5। देख लीजिए फिक्स चार्ज कितना आया 400 रुपीज़ और पर डे फूड कॉस्ट, हाँ पर डे फूड चार्ज कितना रहेगा 30 रुपीज़। देख लीजिए इसी के साथ हमारा ये पहला पार्ट इसका कंप्लीट होता है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. अब हमको फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उसके अंदर। मैंने न्यूमरेटर को लिया x और डिनोमिनेटर को लिया y, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई x/y। अब देखिए a fraction becomes 1/3, एक फ्रैक्शन क्या बन गई 1/3 बन गई। एक फ्रैक्शन, एक ये फ्रैक्शन थी 1/3 बनी, कब बनी when 1 is subtracted from the numerator, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने न्यूमरेटर में से, and it becomes 1/4, ये 1/4 कब बनी, मतलब यही x/y 1/4 बन गई कब when 8 is added to its denominator, जब 8 को ऐड किया गया इसके डिनोमिनेटर से। देख लीजिए अब इनकी नॉर्मल इक्वेशन बनाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई और यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। देख लीजिए अब देखिए यहाँ पर भी एलिमिनेशन ही ठीक रहेगा क्योंकि दोनों के दोनों जो y के कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है, बिल्कुल सेम है। देख लीजिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब इनका साइन चेंज करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में यूज कर रहा हूं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं। सब्ट्रैक्ट मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोनों जिनके हमारे कोफिशिएंट सेम है उनका साइन फिलहाल सेम है, तो मुझे चेंज करने के लिए एक इनको साइन देना पड़ेगा। ये कैंसिल हुआ, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, एक्स तो आ गया 5। देख लीजिए अब मैं इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं। लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, वाई कितना आ गया 15 माइनस 3, वाई आ गया 12। देख लीजिए वाई तो 12 आ गया। अब फ्रैक्शन क्या बनेगी 5/12। देख लीजिए तो अब इसी के साथ ही हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। देखिए यश को एक टेस्ट के अंदर 40 मार्क्स मिले हैं जिसमें गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, जिसमें कि उसको 3 मार्क तो हर ठीक आंसर के लिए मिलेंगे और 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा अगर उसने कोई आंसर गलत दिया तो। हैड 4 मार्क्स, अब ये सेकंड वो चल रही है सेकंड सिचुएशन की, अगर उसने कोई और दूसरा पेपर दिया होता या कुछ सिचुएशन ही दूसरी है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर उसे 4 मार्क्स दिए जाएं हर ठीक आंसर के लिए और 2 मार्क्स एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और 2 मार्क्स डिडक्ट करे जाएं हर एक गलत क्वेश्चन के लिए, गलत आंसर के लिए। देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, अगर इस टाइप से उसको नंबरिंग दी जाए तो क्या होगा, उसको 50 नंबर मिलेंगे। हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन अ टेस्ट। अब देखिए मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दूं इसका कि उसको 40 नंबर मिलेंगे कब, अगर उसको 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं ठीक के लिए और 1 मार्क्स गलत के लिए काटा जा रहा है। ठीक है, ये तो है पहली सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन ये है अगर उसको मिलेंगे 50 मार्क्स अगर उसको 4 नंबर तो दिए जाए ठीक के लिए और गलत के लिए उसके 2 नंबर काटे जाए, ये है सिचुएशन। तो कुल मिला के हमको जो लास्ट लाइन मैंने पढ़ी वो क्या है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टोटल टेस्ट में कितने क्वेश्चंस हैं। तो टोटल टेस्ट में उतने ही क्वेश्चंस होंगे ना जितने वो या तो गलत करेगा या जितने ठीक करेगा। तो मैंने वही लेट किया है, लेट नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस यानी कि जिनका उसने ठीक आंसर दिया और रॉन्ग क्वेश्चंस यानी कि जितना उसने गलत आंसर दिया। ठीक है, लैंग्वेज आप देख लीजिएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने जा रहा हूं। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट, 40 नंबर उसको मिले हैं। देखिए मैंने 40 लिख दिया। ठीक है, कब मिले हैं, जब 3 नंबर तो उसको हर एक के लिए मिले, यानी कि x नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं तो उसको ठीक मिले हैं 3 हर एक के लिए, तो 3x।
ये तो मिले उसको ठीक के लिए, और 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर डिडक्ट किया है उसने, लूज करा है 1 मार्क, यानी कि माइनस, क्योंकि डिडक्ट कर रहा है 1 इंटू वाई। देख लीजिए 3 नंबर ठीक के लिए मिले और 1 नंबर गलत के लिए माइनस कर दिया मैंने, तो टोटल उसके कितने बने 40। क्लियर। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर उसको 4 मार्क्स मिले हर ठीक आंसर के लिए और 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और 2 नंबर काट लिए जाए हर गलत जवाब के लिए, तो उसके मार्क्स कितने बनेंगे 50। देख लीजिए। क्लियर है। अब देखिए इसमें वैसे तो एलिमिनेशन भी ठीक रहेगा, मेरे हिसाब से तो एलिमिनेशन सबसे ज़्यादा ठीक रहता है और जल्दी भी हो जाता है। बाकी आज हम सारे ही टाइप करने वाले हैं, तो मैं इसको कर दूंगा सब्स्टिट्यूशन से, क्योंकि यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी थोड़ी सी आसान है। देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, 3x माइनस 40 इज इक्वल टू वाई। देख लीजिए ये मेरी बन गई है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। देख लीजिए इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, y की वैल्यू। देखिए जिसके निकालने में आसान होगी मैं उसी की निकालूंगा, बट अगर आप जो भी आप जिस मेथड पर भी आपकी सबसे ज़्यादा कमांड है आप यहाँ पर वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 4x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 50। 4x माइनस 6x और प्लस 40 और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 80 हो जाएगा इज इक्वल टू 50। अब माइनस 2x और 50 माइनस 80 हो जाएगा, ये माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 30, x क्या हो जाएगा माइनस 30 अपॉन माइनस 2 यानी कि 15। x कितना आ गया 15, कितना आ गया x 15। अब देखिए इसको मैं वापस पुट कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। देखिए 3 इंटू 15 माइनस 40 इज इक्वल टू वाई, 45 माइनस 40 इज इक्वल टू वाई, वाई कितना आ गया 5 और x कितना आ गया 15। देखिए अब जो जिन क्वेश्चंस का उसने ठीक आंसर दिया होगा वो तो है x यानी कि 15। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आंसर्ड करेक्टली, ही आंसर्ड करेक्टली कितने होंगे 15, और नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आंसर्ड इनकरेक्ट, एल वाई हटा दीजिए, ये कितने होंगे 5। और टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, टोटल क्वेश्चन की डिमांड थी तो टोटल क्वेश्चन होंगे 15 और 5 20। इसी के साथ ये पार्ट भी हमारा खत्म होता है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसे 1-2 बार पढ़ना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार। देखिए प्लेसेस A और B कितनी दूरी पर हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर स्टार्ट्स फ्रॉम B एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मेट इन 5 आवर्स। अगर दोनों कार्स अपने प्लेसेस से एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो 5 घंटे में जाकर मिलेंगी। इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो 1 घंटे में जाकर मिलेंगी। वट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स। हमको फाइंड आउट क्या करना है कि इन दोनों कार्स की स्पीड कितनी है। तो मैंने पहले तो फर्स्ट कार की स्पीड लाइट कर ली x किलोमीटर पर आवर और सेकंड कार की स्पीड लाइट कर ली y किलोमीटर पर आवर। अब हम इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्लेसेस A और B क्या है, 100 किलोमीटर दूर है। पहले तो ये समझ लीजिए कैसे, ये A है ये B है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। क्लियर है। और वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर स्टार्ट्स फ्रॉम B एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे दोनों कारें अपने अपने प्लेसेस से चली। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एंड एट डिफरेंट स्पीड, देख लीजिए दे मेट इन 5 आवर्स। अब देखिए दोनों कारें, ये A है ये B है, देख लीजिए। अब दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। मान लीजिए मैं इस तरफ लेकर जा रहा हूं, राइट वाली साइड। ये यहां से यहां पर चली, किस स्पीड पर चली, इसकी स्पीड कितनी ली है मैंने x किलोमीटर पर आवर। कितनी ली है x किलोमीटर पर आवर।
एक ही डायरेक्शन में चली, यानी कि बी भी इसी डायरेक्शन में चलेगा, बी ने भी इसी डायरेक्शन में चले, ये किसी एक और प्लेस पे जाकर मिले। इन्होंने यही बोला, मैं दोबारा रीड करता हूँ। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार तो ए से चली, एंड वन कार एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। डिफरेंट स्पीड तो होंगी सही, सेम टाइम पर चली बट अलग अलग स्पीड पर। इसकी स्पीड कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। दे मेट इन 5 आवर्स, ये कितने घंटे में मिले? 5 घंटे में यहाँ पे जाकर मिले, 5 घंटे, यानी कि बी भी 5 घंटे चला और ए भी 5 घंटे चला। जो इनका टोटल डिस्टेंस है ये कितना चला? 5x, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम होता है। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला? स्पीड इंटू टाइम। 5x किलोमीटर चले, और ये कितना चला डिस्टेंस? 5y किलोमीटर। कितना चला? 5y किलोमीटर। देख लीजिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अब देखिए जितना ए कार चली है और जितना बी कार चली है, जो इनके डिस्टेंस का डिफरेंस है वो 100 किलोमीटर होगा। क्यों होगा? देखिए, क्योंकि जो ये टोटल है ये कितना है? 100 किलोमीटर्स। ये कितना है टोटल? 100 किलोमीटर्स। तो ए जितना भी चला होगा, देखिए मिले तो दोनों एक तरफ है, दिस माइनस दिस, कितना बचा? ये 100 किलोमीटर ही तो बचा। समझ में आया? ये कितना बचा? 100 किलोमीटर बचा। तो अब अगर मुझे इसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले 5x, यानी कि जितना डिस्टेंस ए चला माइनस जितना डिस्टेंस बी चला, इनका डिफरेंस कितना होगा? 100 किलोमीटर। इनके डिफरेंस कितना रहेगा? 100 किलोमीटर, क्योंकि इनके बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। अब 5 अगर मैं कॉमन लेता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। कितना हुआ x माइनस वाई? 20। समझ में आया? अब देखिए, अब इसकी सेकंड जो सिचुएशन है हम वो करेंगे, ध्यान से देखिए। अब इन्होंने बोला इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मेट इन 1 आवर। अगर वो एक दूसरे की तरफ चलते हैं, देखिए ये ए है, ये बी है, अगर वो एक दूसरे की तरफ चलते हैं, यानी कि जो ए कार है वो कुछ इस तरफ चली और जो बी कार है वो कुछ इस तरफ चली, तो यहां जाकर ये मिले, और ये कितने घंटे में मिले? 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद इनका डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर टोटल। ठीक है, ए की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अब ये जो डिस्टेंस चला होगा, ये कितना डिस्टेंस चला होगा? 1 घंटा चला है तो 1 इंटू एक्स, और b भी 1 घंटा चला है इस तरफ, तो ये कितना चला? 1y। देख लीजिए, समझ में आया? a और b दो प्लेसेस हैं, एक a से गाड़ी निकली और एक b से गाड़ी निकली, दोनों एक तरफ चली हैं, तो वो 1 घंटे में मिल रही हैं। यानी कि a की जो x स्पीड है वो भी 1 घंटा चली, तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस किया 1 इंटू एक्स किलोमीटर्स। देखिए ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। और अगर मैं इन दोनों के डिस्टेंस को एड अप करूंगा या सम अप करूंगा तो कितना बन जाएगा? 100। देखिए 1x प्लस 1y दोनों का डिस्टेंस को ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा? 100। तो कुल मिला के मेरी जो इक्वेशन आई वो कितनी बनी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब आप कोई भी मेथड यूज करें, आपकी मर्जी है, आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं भी निकाल देता हूं वैसे इनकी वैल्यूज। दोनों इक्वेशन मैं यहाँ लिखता हूँ। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब इनको सोल्व करते हैं, सीधा एलिमिनेशन, मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूँ और ये मेथड कौन सा यूज कर रहा हूँ? एलिमिनेशन। कैंसिल हुआ, 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60। x किसकी स्पीड थी? फर्स्ट कार की, देख लीजिए। और अगर मैं इसको पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, 60 माइनस 20 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 40। y की वैल्यू कितनी आ गई? 40। ठीक है, अब देखिए स्पीड ऑफ कार A कितनी आ गई? 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार B कितनी आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार अच्छे से देखें, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम चलते हैं 5th पार्ट की तरफ। देखिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया जो है रेक्टेंगल का वो कम हो गया 9 यूनिट से, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। हम दोबारा रीड करेंगे, डोंट वरी।
इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए डायमेंशन का मतलब रेक्टेंगल की क्या होती है, एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है। तो मैंने लेंथ को x यूनिट लेट किया और ब्रेड्थ को y यूनिट लेट किया। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी यानी कि x इंटू वाई। एक्स वाई तो मेरा आ गया स्क्वायर यूनिट, ये भी मैं लिख रहा हूँ यूनिट भी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया मेरा एक्स वाई। अब देखिए, अब मैं हर एक वर्ड को ध्यान से आराम आराम से बोलूंगा और अपनी इक्वेशन बनाता जाऊंगा। देखिएगा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। जो एरिया था एक्स वाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। 9 स्क्वायर यूनिट से एरिया कम हो गया। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय, यहां पे क्या लिखना है मुझे, लेंथ और ब्रेड्थ, ये लिखना है। देखिए x इंटू वाई किया, जो थोड़ी मॉडिफिकेशन होंगी मैं उनकी ब्रैकेट्स में करूंगा। अब इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, लेंथ को कम किया गया है 5 यूनिट से, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, और ब्रेड्थ को बढ़ाया गया है 3 यूनिट से। बस ये मेरी बनी इक्वेशन। एक बार मैं नेक्स्ट वाली बना लूं। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम लेंथ को, देखिए मैं वही लिख रहा हूं और यहाँ पे एरिया लिखूंगा, एरिया एक्स वाई है मेरा, देख लीजिए। ये L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया मैंने पहले लिख दिया, जो मॉडिफिकेशन होंगी वो मैं अकॉर्डिंगली करूंगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को इंक्रीज किया 3 यूनिट से, एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, ब्रेड्थ को इंक्रीज किया 2 यूनिट से, एरिया इंक्रीजेज बाय 67 यूनिट, एरिया जो है वो बढ़ा 67 यूनिट से। देख लीजिए, दोनों की दोनों मेरी इक्वेशन बन चुकी हैं। अब हम सोल्व करेंगे इनको। तो पहले एक बार इसको सोल्व करें। x इंटू वाई प्लस 3 माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 कितना हुआ, एक्स वाई माइनस 9। अब देखिए एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 कितना हुआ, ये एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। देख लीजिए, पहली तो मेरी इक्वेशन आ चुकी है ये। अब सेकंड वाली बनाते हैं। x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और 3 को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ये वाला रहेगा बिल्कुल सेम। देख लीजिए, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। देखिए एक्स वाई तो एक्स वाई कैंसिल, बचा क्या, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6। देख लीजिए कितना बनाए, 61। देख लीजिए, अब यहाँ पर एलिमिनेशन भी लगाना मुश्किल है और सब्स्टिट्यूशन भी, तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, वैसे आप इसको अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा सा लेंथी मेथड पड़ता है। अगर आपकी इसके ऊपर कमांड है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं पहले एक बार दोनों ही इक्वेशंस को लिखूँ। देखिए 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। देखिए पहले मैंने आपको बताया था कि हमको दोनों को एक तरफ लिखना है, उसके बाद अपना कीवर्ड है हमारा 2 3 1 2। देखिए मैं ये वाला सारा का सारा पोर्शन इरेज कर रहा हूँ, बस ये 2 इक्वेशन मेरे काम की हैं। आप करना चाहें तो इसे नोट कर लीजिए। देख लीजिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले तो अपनी नॉर्मल जो इसकी एक्चुअल टर्म है उसमें लिख रहा हूँ, तीनों टर्म्स को एक तरफ। 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। देखिए अब क्या है ये, मैंने तीनों को एक तरफ लिखा। अब मेरे पास वही कीवर्ड है, कौन सा, 2 3 1 और 2। 2 3 1 2 को यूज कर रहा हूँ। देखिए 2 का मतलब क्या था, y का कोफिशिएंट, 3 का मतलब कांस्टेंट वाला, 1 का मतलब x का कोफिशिएंट और 2 का मतलब y वाला कोफिशिएंट। अब मुझे इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और x y z के नीचे लिखना है। देखिए x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन, देख लीजिए x के नीचे मुझे लिखना है इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू 61 माइनस 6 इंटू 3, y के नीचे इन दोनों का
-6 इंटू 2 -3 इंटू -61 और कांस्टेंट के नीचे ये दोनों 3 इंटू 3 -2 इंटू -5। देख लीजिए x अपॉन 5 305 प्लस 18 y के नीचे -12 प्लस 183 9 प्लस 10। देख लीजिए x के नीचे 323 y के नीचे 171 और यहाँ पे 19। अब मुझे क्या करना है, एक बार x को अलग रखना है और एक बार y को अलग रखना है, मतलब अलग अलग इनको वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए एक बार मैं कर रहा हूँ x अपॉन 323 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19 और एक बार y अपॉन 171 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19। उम्मीद है आपको यहाँ तक पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। x अपॉन में 323 अपॉन 19, देख लीजिए अभी 19 की टेबल पर जाता है 17 पर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 17। इसी तरीके से यहाँ पर 171 अपॉन 19। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या बन जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, क्योंकि 19 9 से कितना होता है 171। x और y आ चुका है तो लेंथ और ब्रेड्थ भी हमारी आ चुकी है। देखिए लेंथ है हमारी x तो यानी कि 17 यूनिट्स और ब्रेड्थ है हमारे पास 9 यूनिट्स। देख लीजिए लेंथ और ब्रेड्थ हमारी आ चुकी हैं, एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वैसे हमें डायमेंशन ही पूछी गई थी। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और आप चाहें तो इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी कर सकते हैं।